हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम समझेंगे। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बाद आया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के कुछ फेलियर्स थे जिसकी वजह से हमारे पास एक सेकंड मॉडल ऑफ एटम आया, दैट वाज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने 1911 में अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बेसिकली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया, उन्हें स्कैटर करवाया, इस वजह से इसका नाम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं कि इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हेल्ड किया। सबसे पहले ये समझिए कि आपके अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमें हीलियम एटम के बारे में पता है। हीलियम एटम जो है सेकंड 2 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर। अगर आप देखें 2 नंबर मींस आपके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और अगर आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करवा देंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट He2 पॉजिटिव आयन। बेसिकली ये जो He2 पॉजिटिव आयंस होते हैं इन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इन्होंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स का, बहुत ही हाई स्पीड पे इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, वेरी थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया। थिन कितनी थिन? लगभग 100 नैनोमीटर थिन गोल्ड फॉइल ये ली गई और इसके ऊपर इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स इन पे बम्बार्ड हुए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर और इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई गई ताकि आप स्टडी कर सकें कि क्या बम्बार्डमेंट के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसे एनक्लोज्ड किया गया एक स्क्रीन के अंदर। ये जो स्क्रीन थी इसके ऊपर एक लेयर लगाई गई। ये जो स्क्रीन थी इसके ऊपर एक लेयर लगाई गई, किसकी? जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फाइड की, सॉरी। अब जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक सल्फाइड एक तरीके से फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिसके ऊपर जब एक हाई स्पीड पे आकर कोई भी पार्टिकल बम्बार्ड करेगा तो वो एक चमक देगा, फ्लोरोसेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी वहां पे। तो उससे ये पता लगेगा, डिटेक्ट होगा कि आपकी जो अल्फा पार्टिकल्स आके गिर रहे हैं वो स्क्रीन के किस पोर्शन पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो स्क्रीन थी इसे फ्लोरोसेंट बनाया गया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हेल्ड किया, अब हम इसके रिजल्ट समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन की गई और उन ऑब्जर्वेशंस का क्या कंक्लूजन निकाला गया बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और क्या डिस्कवरीज हुई। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अभी तक हम थॉमसन मॉडल के बारे में जानते थे। अगर ये जो फर्स्ट आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये थॉमसन मॉडल की पिक्चर है। अगर थॉमसन मॉडल सही होता और अगर ये अल्फा पार्टिकल्स जो हम बम्बार्ड करवा रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर वो गोल्ड के एटम से जब गुजर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, सारी जो रेस थी वो स्ट्रेट पास होनी चाहिए थी और उस गोल्ड फॉइल के बिल्कुल डायरेक्ट पीछे उस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए थी क्योंकि वो स्ट्रेट उसका पैसेज था। बट हमने जब इसके रिजल्ट्स देखे तो रिजल्ट्स जो थे वो इस तरीके के नहीं थे। हमें अलग अलग पोजीशंस के ऊपर जो पार्टिकल्स था उसका स्ट्राइक दिखा। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड, बट व्हेन वी ऑब्जर्व्ड द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, हमने ये देखा कि सारी जो रेस थी वो बिल्कुल बैक ऑफ द गोल्ड फॉइल नहीं जा रही थी, वो अलग अलग पोजीशन के ऊपर जो है हमें फ्लोरोसेंस दिख रही थी। अब इससे क्या हमने ऑब्जर्वेशन करी और क्या हमारे पास इस चीज के रिजल्ट आए, कंक्लूजन हमने क्या निकाला, वो समझते हैं। तो फर्स्ट क्या था? मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बेसिकली 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड शीट से पास होकर पीछे जो थे वो स्ट्राइक हो गए। ठीक है, इससे हमें ये बात पता लगी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज बेसिकली एम्प्टी, ज्यादातर जो जगह है वो एम्प्टी है। बट थॉमसन का क्या कहना था? थॉमसन ने बोला था कि जो आपका सर्कुलर पोर्शन है वो सारा पॉजिटिव स्फीयर है, अल्फा पार्टिकल्स भी तो पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉजिटिव स्फीयर है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, अगर वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, पीछे जाके थोड़ा स्ट्राइक करेगा,
तो इसका ये मतलब था कि जो आपके थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव स्फीयर है पूरा, वो पॉइंटर गलत था। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स आए वो उस गोल्ड फॉइल से होकर स्ट्रेट आगे की तरफ पास हो गए और हमें उस स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उसके बैक में जो था वहां पे फ्लोरोसेंस जो है वो दिखाई दी। दिस वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड पॉइंटर क्या था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो वेरी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे कि आप ये वाली रे देख सकते हैं, ये सीधी आ रही है बट ये एक एंगल के ऊपर मुड़ गई, स्ट्रेट नहीं गई, 180 डिग्री एंगल नहीं है, कि थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि बेसिकली आपका ये He2 पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर वो पूरे में स्प्रेड नहीं है, वो एक बहुत थोड़े से जगह पे स्प्रेड है जहां पे डिफ्लेक्शन शो हुई, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन हुई, हमने ये भी पाया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि आपके 180 डिग्री के ज्यादा, नियरली 180 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस जो थी हमें उसमें दिखाई दी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो पार्टिकल था ये ऐसे को मुड़ गया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये पॉजिटिव था, अब ये किसी एक बहुत ही भारी सब्सटेंस के साथ टकराया होगा जिसकी वजह से ये रिपेल किया इन द सेम डायरेक्शन। So the volume occupied by the positive charge particle is very small as compared to the total number of atoms. ये इससे कंक्लूड हुआ कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम वॉल्यूम के अंदर स्पेसिफाइड है एटम के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और इनके कंक्लूजन्स थे कि किस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिला। नाउ बेसिकली आपका जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो बेसिस है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, जो कि आपके एटम के सेंटर में पाया जाता है। तो अगर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं होता और हमें ये नहीं पता लगता कि एक मेजर डिफ्लेक्शन हुई है कुछ पार्टिकल्स के अंदर, तो हम कभी न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं कर पाते। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी वॉज द मेजर टेक अवे फ्रॉम योर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, अब रदरफोर्ड का जो हमने मॉडल पढ़ा, अब इस मॉडल के क्या बेसिकली पोस्टुलेट हैं, क्या हमने सीखा इससे वो समझते हैं। पहली चीज, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। पॉजिटिव पार्ट जो है वो एक बहुत कम वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है एक एटम के अंदर, और इस रीजन को, इस एटम के रीजन को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। फाइन। Second pointer is Rutherford's model proposed that negatively charged electrons surround the nucleus of the atom. Negative जो charge है वो nucleus के around है, वो उसको surround कर रहा है। And he also claimed that electrons surrounding the nucleus, they revolve around the nucleus in a very high speed. एक high speed के अंदर चक्कर काटता है circular paths के अंदर, और उन circular paths को उसने orbit का नाम दिया। Third pointer, electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positive charge are held together by strong electrostatic force of attraction. एक एटम के अंदर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ये अट्रैक्टेड हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीन बातें रदरफोर्ड ने बताई कि पॉजिटिव पार्ट कहीं सेंटर में है जिसको न्यूक्लियस बोल दिया गया। दूसरी बात उसने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर बहुत हाई स्पीड में। और तीसरी बात कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हैं। सो दीज वर द थ्री टेकअवेज फ्रॉम द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पर हम आज की डेट में रदरफोर्ड का मॉडल यूज नहीं करते, इसका मतलब है कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। अब वो लिमिटेशंस क्या थी? देखिए, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ जो कि ऑर्बिट है उसमें घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसी समय पे एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्सवेल, जो कि फिजिक्स फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैक्सवेल का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, चार्ज्ड स्पीशी है, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो क्या होगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा।
ठीक है। अब अगर ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि घूमते घूमते एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये सेंटर पे आकर न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। अगर एटम कोलैप्स हो गया तो इसका मतलब होगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद चीजें गायब होने लग जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता, जो चीज है वो वहीं पे है। तो यहां पर बेसिकली वो इस बात को समझा नहीं पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, ये किस तरीके से एटम्स को स्टेबल बना रहे हैं। स्टेबिलिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हिम, और एंड हेंस दिस वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। न्यूक्लियस की बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, बेसिकली वो ये नहीं समझा पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं वो किस तरीके से एनर्जी को रिटेन रखते हैं, एनर्जी लॉस नहीं होता वहां पे, वो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन है दैट ही वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, जो कि जब इसके आगे आपका नील बोहर ने जो मॉडल दिया वो इस बारे में अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका क्या पोजीशंस हैं और क्यों वो एनर्जीज जो है वो फिक्स्ड है और वो एनर्जी कोलैप्स नहीं हो रहा आपका एटम। तो बेसिकली ऑल्दो द अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स दे वर इनएक्यूरेट एंड दे फेल्ड, बट जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो अगर आप फेलियर्स को नहीं जानेंगे, आपको वहां की प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आके आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से ये जो फेल्ड थ्योरीज हैं ये भी पढ़ाई जाती हैं, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द बैक हिस्ट्री। So that was all about Rutherford's model. This was the only concept about it. Any doubt you can ask me in the comment section. Till then, take care. Bye bye. Happy learning.